आज मैं आप सभी के सामने पर्यावरण के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। वो चाहे टेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। पर्यावरण हमने बचपन में पढ़ा है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन, आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है कवर, यानी चारों तरफ से लगा हुआ एक कवर जो है वो पर्यावरण कहलाता है। उसी बात को हम दोहराते हैं। यहाँ परिभाषा दी हुई है, जीवधारियों मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं वह वनस्पतियों के चारों ओर, जितने भी प्लांट्स हैं मतलब फ्लोरा और फौना जो भी हैं, उनके चारों ओर जो आवरण होता है उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। अब पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरोन से हुई है, जिसका मतलब होता है आवृत या फिर घिरा हुआ होना। पर्यावरण जिसमें बायोटिक मीन्स जैविक तथा अजैविक यानी कि अबायोटिक अवयवों का मिश्रण होता है। बायोटिक मतलब जिनमें जीवन हो, अबायोटिक मतलब वो प्राकृतिक तो हो लेकिन उनमें जीवन न हो। उन अवयवों का मिश्रण होता है जो कि जीव को अनेक प्रकार से प्रभावित करती हैं। देखिए, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में काम करते हैं और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कुछ विद्वान ने पर्यावरण को मिल्यू से भी संबंधित बनाया है। मिल्यू का अर्थ होता है कि चारों ओर के वातावरण का समूह होता है मिल्यू। पर्यावरण को विभिन्न विषयों में मतलब अलग अलग विषय में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इकोस्फीयर, जैसे हैबिटेट, जियोस्फीयर। ऐसे शब्दों को कई अलग अलग विषयों में हम पढ़ते हैं। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं क्या है ये समझ लेते हैं। पहली विशेषता इसकी है कि जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक और अबायोटिक तत्वों का योग जो होता है वो पर्यावरण कहलाता है। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन सा पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो जब तक आपको पर्यावरण की पूरी विशेषता नहीं पता होगी आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए जानना हमारे लिए ज़रूरी है। दिया है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक वास यानी हैबिटेट तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछे कि कौन कौन सी चीज़ें पर्यावरण के मुख्य तत्व के रूप में लगाई जाएंगी, तो हमको ये याद होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट और एनर्जी। पर्यावरण समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तित होता है। जैसे यहाँ प्लेन में पर्यावरण कुछ और होगा, ऊंचाई पर कुछ जाने पे यानी पहाड़ों पे जाने पे पर्यावरण की व्यवस्था कुछ और बदल जाएगी। पर्यावरण अगला टॉपिक हमारा पर्यावरण जैविक व अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है, मतलब उनके फंक्शनल रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। अगला है पर्यावरण के फंक्शनिंग मतलब कार्यात्मकता ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है, मतलब किस प्रकार से ऊर्जा का संचारण हो रहा है ये निर्धारित करता है पर्यावरण की कार्यात्मकता को यानी उसकी फंक्शनिंग को। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों यानी ऑर्गेनिक मैटर का उत्पादन करता है जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। पर्यावरण एक बंद तंत्र है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वतः क्रियाविधि जिसे होमियोस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं। अगर कहीं पूछ देता है होमियोस्टैटिक क्रियाविधि किसे कहते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वतः क्रियाविधि करता है, उसे ही होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म या फिर होमियोस्टैटिक क्रियाविधि कहा जाता है और इसी के द्वारा पूरे पर्यावरण को नियंत्रित किया जाता है। पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण को सामान्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। पहला पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में मुख्यतः
बायोटिक और अबायोटिक यानी जैविक और अजैविक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब जैसे जैविक तत्वों में मैं बता देता हूँ कि जितने भी जीवधारी हैं, जैसे फ्लोरा और फना यानी कि जितने भी ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरे मूव कर सकते हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सारे जो हैं वो जैविक तत्व यानी कि बायोटिक में आएंगे। जैसे जैविक तत्वों में सूक्ष्म जीव आते हैं, पौधे आ जाएंगे, जंतु शामिल होंगे। जंतु वे सारे जो जलीय जंतु हैं, स्थलीय जंतु हैं, ये सारे जो हैं इस जंतु के श्रेणी में आ जाएंगे। अजैविक तत्वों में जैसे ऊर्जा है, उत्सर्जन है, तापमान है, ऊष्मा है, प्रवाह है, जल है, वायुमंडल है, गैसें हैं, वायु है, अग्नि है, ग्रेविटेशन है, उच्चावच है, मृदा है, मतलब ऐसी चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं है। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, ये सारे जो हैं पहाड़ हैं, नदियां हैं, हिमखंड हैं, ये सब क्या है? ये सब अजैविक तत्व हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण बहुत ही सीधा है कि जो भी पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसे हम मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। और मानव निर्मित पर्यावरण मानव अपने उपयोग और अपनी सुविधा के लिए करता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी चीज़ें या स्थान सम्मिलित हैं जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी मानव अपने लिए बनाता है, अपनी सुविधा के लिए, अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए बनाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। एक पॉइंट है इसमें कि जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास के कारण मानव निर्मित पर्यावरण का क्षेत्र व प्रभाव जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और आर्थिक विकास की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मानव निर्मित पर्यावरण का प्रभाव भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगला आता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में सांस्कृतिक मूल्य व मान्यताओं को सम्मिलित किया जाता है। ये जितनी हम पूजा पाठ वगैरह भगवान को मानते हैं, कुछ अंधविश्वासों में बिलीव करते हैं, ये सारा कुछ जो है, जो हम दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ जो है वो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्थाएं या संगठन सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होने के साथ साथ यह भी निर्धारित करती हैं कि पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए और कैसे उसके लाभ को अधिकतम किया जाए। अब पढ़ते हैं पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना का निर्माण 4 वर्गों से मिलकर के हुआ है। स्थलमंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। सेकंड है जलमंडल, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। थर्ड है वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और चौथा है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। वायुमंडल जो है वो और भी भागों में टूटा हुआ है। जैसे अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वायुमंडल की परतों के बारे में, ये वही परतें हैं जो वायुमंडल का निर्माण करती हैं। जैसे क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। ताप मंडल भी 2 भाग में टूटा है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। पहले पढ़ते हैं स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के बारे में। तो हमको ये पता है कि पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा जो है, स्थल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पठार है, मृदा है, खनिज है, पहाड़ है, चट्टानें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लिथोस्फीयर में सम्मिलित होती हैं। लिथोस्फीयर जीवों को आवास उपलब्ध कराता है। जैसे हम रहते कहाँ हैं? ऑब्वियस सी बात है कि हम ज़मीन पर रहते हैं। तो ज़मीन पर रहते हैं यानी हम बिलोंग करते हैं स्थल मंडल से, यानी हमको स्थल मंडल से आवास मिलता है। और साथ साथ जितने भी जीव पृथ्वी पर रहते हैं, वो चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो, उनको खनिज जो होता है वो स्थल मंडल से ही मिलता है। जितनी भी खनिज की खोज होती है वो खाद्यान्नों से जो होती है वो ज़मीन से ही होती है, यानी कि स्थल मंडल से ही होती है। इसके भी 2 भाग होते हैं, जैसे एक शैल होता है, दूसरी मृदा होती है। शैल जो होता है वो स्थल मंडल का संगठित और प्रायः कठोर भाग होता है। शैल का मतलब चट्टानों से है। तथा
मिट्टी मृदा यानी कि मिट्टी का निर्माण जो होता है शैल के अपने स्थान से अपक्षयन से यानी वेदरिंग से होता है। जैसे जब चट्टानें छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने लगती हैं तो वो कुछ समय बाद एक लंबा प्रोसेस पूरा होने के बाद ये क्या होती है, मिट्टी में बदलती हैं और ये जो होता है वेदरिंग के कारण होता है। जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जलमंडल पृथ्वी पर स्थलीय व जलीय जीवन को संभव बनाने का एक सबसे प्रमुख कारण है, जिसके धरातलीय व भूमिगत जल सम्मिलित हैं। धरातलीय का मतलब है जो भी ऊपर पाया जाए, जैसे नदियां हैं, हिमनद है, झीलें हैं, फिर सागर हैं, महासागर हैं, ये सारे जो कुछ हैं वो सब क्या हैं, वो धरातलीय जल हैं। और भूमिगत जल यानी कि जो पृथ्वी के अंदर पाया जाए। पृथ्वी पर स्थित अनेक रूपों में जल पाया जाता है, जैसे महासागर ओशन, झीलें लेक्स, नदियाँ रिवर्स, हिमनद ग्लेशियर्स, स्थल के नीचे स्थित भूगर्भिक जल यानी सरफेस वाटर। जलमंडल पर अधिकांश लवणीय जल है, यानी कि नमक वाला पानी है, क्योंकि ये पता है कि जो 97% पानी जो है वो पूरी तरह से समुद्र में है, जो कि नमक मिला हुआ है, जिसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि सागरों और महासागरों में स्थित है और मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है। साफ साफ लिखा है केवल 3% ऐसा जल है जो कि पूरी पृथ्वी पर स्वच्छ जल है, जिसमें से 2.97% जो है यानी 2.97% जो है वो ग्लेशियर्स में छुपा हुआ है। केवल 0.03% ऐसा जल है जो कि यूजेबल है, जैसे ग्राउंड वाटर के रूप में हमें मिलता है, या फिर नदियों से मिलता है, या फिर झीलों से मिलता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ से हम उसे आसानी से ले सकें, उसे हम वो जो है 0.03% केवल है। पृथ्वी पर उपयोग हेतु उपलब्ध अलवण जल यानी कि कुल साफ जल की मात्रा जो है 1% से भी कम है, जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया 0.03% है। अगला है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल विभिन्न गैसों का समूह है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का समूह, ऐसे बहुत सारी गैसें उसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण घटक है। ये सारे जो हैं वो जीवन को सुलभ बनाने के लिए यानी जीवन को संभव बनाने के लिए पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम कर रहे हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन हमें जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन पौधों को उगाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए कि कौन सी गैसें कितने प्रतिशत हैं। नाइट्रोजन 78.8% है, ऑक्सीजन 20.95% है, ऑर्गन जो है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है, नियॉन जो है वो 0.002% है, हाइड्रोजन जो है वो 0.00005% है। वायुमंडल को विभिन्न परतों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वायुमंडल के परतों का, तो आप नाम जान जाइए और पिछले वीडियो को ध्यान से देख लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे वायुमंडल की परतें हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। तापमंडल में आता है आयन मंडल व बाह्यमंडल। अगला पढ़ते हैं हम जैवमंडल के बारे में। जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां जीवन संभव है। यहाँ पर ये जितने तीनों मंडल हैं यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ये अभी हमने जो पढ़ा, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल एक साथ मिल जाते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां जीवन संभव है, यानी इसके अंतर्गत निचला वायुमंडल भी आता है, स्थलमंडल भी आता है और जलमंडल को भी शामिल किया गया है। या ऐसे कहें कि वायुमंडल, स्थलमंडल व जलमंडल का मंडल जहां पर आपस में मिलते हैं उसी को बायोस्फीयर यानी जैवमंडल कहा जाता है, यानी जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। जैवमंडल में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जीवन को संभव बनाती है। मैंने पिछले वीडियो सौर मंडल में पढ़ाया था कि सूर्य जो है पृथ्वी के लिए ऊर्जा और
ताप का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जैवमंडल में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जीवन को संभव बनाती है, जबकि जीवों की पोषकों की आपूर्ति जो है वायु, जल और मृदा से होती है। अब पढ़ते हैं पर्यावरण के संगठक कौन कौन से हैं। सामान्यतः पर्यावरण के तत्वों को दो पार्ट में बांट दिया गया है, दो भागों में बांटा गया है, जैविक तथा अजैविक। जैविक यानी कि पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत पौधे, प्राणी में वो सारे आएंगे जो भी लिविंग बींग्स होंगे, यानी मानव भी आ गया, जंतु भी आ गया, परजीवी भी आ गया, सूक्ष्मजीवी भी आ गया, एवं अपघटकों यानी डीकम्पोजर्स को शामिल किया जाता है। इनमें प्राथमिक उत्पादक होते हैं एक स्वपोषी यानी ग्रीन प्लांट्स जिनको हम कह सकते हैं, और उपभोक्ता यानी कि परपोषी। हम लोगों ने पढ़ा होगा प्राथमिक उपभोक्ता यानी फर्स्ट कंज्यूमर यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। सेकंड हमने पढ़ा है, आगे पढ़ते हैं, उपभोक्ता या फिर परपोषी। हेटेरोट्रॉप्स परपोषी होते हैं यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं एवं दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स या फिर उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता को भी तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता यानी वो शाकाहारी होता है। दूसरा यानी हर्बीवोरस। सेकंड होता है जो मांसाहारी होता है यानी कि कॉर्निवोरस। और तीसरा होता है सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस। पढ़ते हैं आगे। इसे पुनः तीन उपवर्ग में विभाजित किया गया। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि हर्बीवोरस, मैंने पहले ही बता दिया अभी, ये शाकाहारी जंतु होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यानी ये मांसाहारी कार्निवोरस होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता यानी सर्वाहारी, जैसे मनुष्य, हम लोग। तो हम लोग क्या हैं, ओमनीवोरस हैं, यानी कि हर्बीवोरस की तरह भी बिहेव करते हैं और कार्निवोरस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो हम क्या हुए, सर्वाहारी हो गए। अगला आता है डीकम्पोजर्स। अपघटक यानी डीकम्पोजर्स ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मृत पौधे, जंतु या फिर जैविक पदार्थों को सड़ाने या गलाने की प्रक्रिया को पूरा करने का काम करते हैं। इनमें से अधिकांश सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा फंगी के रूप में मृदा में मौजूद होते हैं, यानी मिट्टी में मौजूद होते हैं। और अगला और आखिरी पॉइंट आज का है अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं पर्यावरण के, यानी कि अजैविक, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, पर्यावरण के द्वारा ही बनाए गए हों लेकिन जिसमें अपना जीवन न हो, जैसे कि प्रकाश यानी लाइट, वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, तापमान मीन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, जल यानी वाटर, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच, ये सब चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण के अजैविक घटक के रूप में आती हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चट्टान एवं उसके प्रकार। इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक ये पहुंच सके।